राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी रही है। इसके जनक श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी रहे और पूरा जीवन उन्होंने किसानों के ऊपर कार्य किया और वो किसान होने के नाते किसानों की परेशानी और उनकी दिक्कतें समझते थे, क्योंकि वो उन लोगों के बीच रहे थे। और उस समय का जो दौर था वो बहुत ही गरीबी का था और खेती ऐसा धंधा था कि उसे कोई करना भी नहीं चाहता था। पानी का भी अभाव था, खेत एक किसान के 4-4 जगह बटे हुए थे, तो सिंचित साधन भी नहीं थे। उस परिस्थिति में चौधरी साहब ने किसानों के लिए जमींदारी एक्ट उन्मूलन लागू किया और किसानों की भूमि को एक जगह इकट्ठा करके ये संदेश दिया कि अगर किसान एक जगह टाइम देगा तो उसकी खेती का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और सिंचाई का साधन भी वो कर सकता है। उसके बाद में उन्होंने महसूस किया कि जो किसान भाई हैं उनको अपना माल बेचने की परेशानी आती है, तो उन्होंने मंडी प्रथा शुरू करी, मंडियाँ बनाई और किसानों का जो भी उत्पादन होता था वो मंडियों में ले जा करके एक ही स्थान पर बिक्री हो सके और उसका समुचित मूल्य उनको प्राप्त हो सके, उसके लिए चौधरी साहब ने कार्य किया। चौधरी साहब ने उस समय पर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले गरीब और मजदूर और अन्य समाज के लोगों को भी एक साथ जोड़ने का कार्य किया। वो जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठ कर के काम करते थे। किसान वर्ग को ही एक जाति कहते थे। अलग अलग जातियों में जो देश हमारा आज बट रहा है वे इसके धुर विरोधी रहे हैं। युवाओं को स्वयं रोजगार की भावना उन्होंने जागृत की और कहा कि अपनी एक नज़र खेती पर रखिए, दूसरा दिल्ली की गद्दी पर रखिए। एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया। 100 रुपये इकट्ठा करके उन्होंने शिक्षण संस्थाएं बनवाई गांव-गांव में, ताकि बच्चे शिक्षित होकर के देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। चौधरी साहब ने जो भी नीतियां बनाई थी उन्हीं नीतियों को साकार देने के लिए उनके बाद में जब वे लास्ट टाइम में थे, एक बात मेरे याद आ गई, 87 में चौधरी साहब बीमार थे और अपने बेड पर लेटे हुए थे और लास्ट स्टेज पर थे। चौधरी अजीत सिंह अमेरिका से आए हुए थे और उनके पास खड़े थे अपने पिताजी के और उनसे बात कर रहे थे, तो उनके आंखों में पानी आ गया। तो उन्होंने कहा, पिताजी क्या बात? कहने लगे, मुझे बड़ा कष्ट है कि मेरे बाद में इन किसानों का क्या होगा, इनका ध्यान कौन रखेगा। और ये कह करके उनके आंखों में आंसू आ गए। चौधरी अजीत सिंह कंप्यूटर के इंजीनियर थे, अमेरिका में बड़े पद पर थे। उन्होंने कहा कि पिताजी मैं किसानों के लिए काम। अब क्या क्या समस्या आपको दिख रही है किसानों की और जिसको लेकर आप आगे काम करेंगे? आज की जो परिस्थिति है किसान के लिए, एक तो उसको मूल्य का सही निर्धारण नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। किसान की लागत ज़्यादा आती है और उस आधार पर उनको मूल्य नहीं दे पा रहे। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चेंज लाना पड़ेगा, या तो खेती का जो ट्रेंड है वो बदलना पड़ेगा। हम बड़ी एक फसल ले लेते हैं, जैसे पश्चिम में गन्ने की है, कुछ जगह धान है, कुछ जगह आलू है। हमें मिक्स क्रॉपिंग के रूप में गन्ना उत्पादन करना होगा, ताकि हम कम समय में दूसरी फसलों का भी प्रोडक्शन करके अपनी इनकम को बढ़ा सकें। अभी पीछे बढ़े भी थे और आप सबने जयंत चौधरी को भी इस चीज़ की बधाई दी थी। कहीं ना कहीं क्रेडिट पार्टी ने भी लिया था और साथ ही साथ जो आप जिसके साथ हैं एनडीए भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी लिया था इस चीज़ का क्रेडिट। तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है पार्टी को? पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। गन्ने के जो रेट जयंत चौधरी के अनुरोध पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने बढ़ाए, वो सराहनीय है। किसान उससे बहुत लाभ उसको मिला है और आगे आने वाले समय में अभी बल्कि एक काम और हो रहा था। चीनी मिल मालिकों ने एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को दिया कि हमारे जो मिलों की दूरी चौधरी अजीत सिंह जी ने 15 किलोमीटर की थी, एक मिल से दूसरी मिल की दूरी, वो बढ़ा करके 50 कर दी जाए, जो गलत था। जो खंडसारी उद्योग हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि प्रोडक्शन जो किसान कर रहा है गन्ने का, आने वाला समय ऐसा होगा कि चीनी मिल मालिकों में क्राइसिस होगी गन्ने के लिए और वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना हमें मिले। तो इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरी कोई इंडस्ट्री हमारे बीच में ना लगे। तो ये ले लेते हैं आपका जी कि जो लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, पूरे पश्चिम से अगर देखा जाए खास तौर पे, कोई किसानों में बड़ा नाम नहीं है और न ही एक तरीके से देखा जाए तो जाट में अगर किसी का नाम देखा जाए तो जाटों में सिर्फ मोहित बेनीवाल का नाम है, कोई बड़ा नाम इस तरीके से नहीं आया। किस तरीके से इस लिस्ट को देख रहे हो? देखो, चौधरी अजीत सिंह जी के बाद में जयंत चौधरी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कभी जाति के आधार पर न तो टिकटों का बंटवारा किया और कभी जाति का आधार पर हमारे यहाँ टिकट दिए भी नहीं गए। जो लोग पार्टी के हित में सच्चे मन से काम करते हैं, जिसका जनता के बीच आधार होता है, उसी को टिकट मिलता है। जाति का आधार पर हमारे यहाँ टिकट। देखिए, जिला कमेटी बहुत जल्द डिक्लेयर होगी और आज का विषय आदरणीय सत्येंद्र तोमर जी का है। मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपनी, जो जिम्मेदारी चौधरी साहब ने उन्हें दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में किसान प्रकोष्ठ न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे राष्ट्र में
बहुत तेज़ी के साथ कार्य करने का काम करेगा और जितने भी किसानों से जुड़े हुए जनहित के मुद्दे हैं उसे हमारी पार्टी आदरणीय सत्येंद्र तोमर जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ उठाएगी। हम लोगों की पार्टी किसान और मजदूर के लिए काम करने वाली पार्टी है और हमेशा से चोई साहब का ये ध्येय रहा है कि सबसे पहले किसान, उसके बाद कुछ और। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, जी, तो इसमें इस बार आप जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कितनी सीटों पर दावेदारी ठोकेगी आरएलडी? देखिए ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, पर मैं इतना जानता हूँ कि निश्चित तौर से हम लोगों के विधायकों की संख्या बढ़ेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभरेगा। बहुत सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहे हैं कि 36 सीटें मांग रही हैं, 30 सीटें से ऊपर मांग रही हैं, इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं सोशल मीडिया पे। क्या कहना चाहते हैं, क्या इतनी डिमांड है आरएलडी की? नहीं, देखिए ये तो मुझे नहीं मालूम कितनी डिमांड है, पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की हमेशा ये इच्छा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर पार्टी लड़े, जिससे कि संगठन का मजबूती से पूरे देश में विस्तार हो सके। तो ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना है, उसका भी मैं सम्मान करता हूँ, पर कितनी सीट पर हम लोग लड़ेंगे ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा।